नमस्कार, टीवी 27 न्यूज एमपीसीजे के इस खास प्रोग्राम बात सेहत की में मैं विदिशा बड़केलवार आप सभी का स्वागत करती हूँ। टीवी 27 न्यूज डिजिटल हमेशा प्रयास करती है कि आपको उन शख्सियतों से मिलाए जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सके और उनसे मिली जानकारी से सोच और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो आज के इस बात सेहत की प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, साथ ही ये बंसल अस्पताल भोपाल में कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सत्यकांत जी हमारे इस खास प्रोग्राम बात सेहत की में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि विदेशों में साइकियाट्रिस्ट के पास जाना काफी कॉमन सी बात है, पर वही हमारे देश में इसे अदरवाइज ले लिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं कलंक की दृष्टि से देखा जाता है और यही जो धारणा है, इसकी वजह से ही हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए लोग समय पर हेल्प नहीं ले पाते, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है क्योंकि शुरू से ही लोग इसके प्रति जजमेंटल रहे हैं। इसे दैवी शक्तियों का प्रकोप माना गया है, पुराने कर्मों का नतीजा माना गया है। कई बार लोग इसे जादू टोना भी मानते हैं। इसकी वजह से काफी कलंक का भाव है। लोग तरह तरीके की उपमाएं, संज्ञाएं देते हैं, जिसके चलते भारत जैसे देश में लोग इसमें साइकियाट्रिस्ट से मिलने में कतराते हैं और अपनी बातों को बताने में भी उन्हें काफी शर्म और संकोच का अनुभव होता है। जी, परिवार में भी देखा गया है कि साइकियाट्रिस्ट के पास अगर आपका बच्चा जा रहा है या कोई जा रहा है तो फिर वो कुछ उस नजरिए से देखने लगते हैं। जी, मुझे लगता है कि आपकी बात बेहद सही है। हम मनोचिकित्सक लोग रोजमर्रा में जब ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं तो वहाँ एक बड़ा स्टिग्मा रहता है। वो उपचार के लिए भी आएंगे तो कहीं ना कहीं ये वो सुनना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को, हमारे मरीज को कुछ नहीं है, जबकि वो हमसे पहले से जान रहे हैं कि उन्हें मेंटल हेल्थ की समस्या है, तभी वो हमारे पास आ रहे हैं। फिर भी उनके मन में एक आशा छिपी हुई होती है कि हम कह दें इन्हें कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो स्टिग्मा का भाव है वो काफी डीप रूटेड है, उसमें ही सबसे ज्यादा हमारे चैलेंजेस आते हैं। जी, सामाजिक परेशानियां लोगों में काफी बढ़ गई है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल बैलेंस सही नहीं है। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर हमारी दिनचर्या जो है वो पिछले कई सालों में काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि तेजी से जो हमारा समाज है वो पूंजीवाद की चपेट में है, जिसके चलते हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। वर्किंग आवर्स बढ़ने की वजह से हमारी जो दिनचर्या है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ जो फैमिलीज हैं, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। लोगों में स्नेह की कमी आ रही है, कनेक्टिविटी जो है वो लोगों में काफी कम हो गई है। हम जश्न के अलावा, कोई बहुत बड़े ओकेजन है उसके अलावा अपनों से मुलाकात भी नहीं कर पाते, जिसके चलते बहुत सारी आपाधापी हो गई है। नशे का उपयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है। व्हाट्सएप की दुनिया की वजह से हमारे कहने को वर्किंग आवर्स 8 से 10 घंटे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली 15 से 16 घंटे तक हुए जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हमारी जो नींद की आदतें हैं उसमें बदलाव है, नींद के घंटे बहुत कम हो गए हैं, क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है वो काफी पुअर होती जा रही है, जिसके चलते गंभीर मानसिक समस्याओं को हम रोजमर्रा में केसेस में देख रहे हैं। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है? देखिए, दोनों की मूलभूत ब्रांचेस का इसे समझना होगा। जो साइकियाट्रिस्ट है या जो साइकियाट्री है वो मूलतः मेडिसिन की ब्रांच है। सामान्य भाषा में कहें कि वो डॉक्टरी से संबंधित ब्रांच है, जहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस हैं, ब्रेन में केमिकल चेंजेस आते हैं, उसे डॉक्टर दवा के द्वारा ठीक करते हैं। साथ ही साथ जो साइकोलॉजी है, जो उसकी मदर ब्रांच है, वो है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, जो कि हमारे त्रुटिपूर्ण जो सोच होती है उस पर काम करती है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट जो है वो साइकोलॉजी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वो उसमें ट्रेंड होते हैं। उन्हें साइकोलॉजी बेसिकली सभी को पढ़नी होती है। और जो साइकोलॉजिस्ट, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो वहां पर काउंसलिंग है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसके थ्रू जो ट्रीटमेंट में दवाओं के साथ एड ऑन किया जाता है, और दोनों ही ट्रीटमेंट के अपरिहार्य हिस्से हैं। हमें जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उस पर भी फोकस करना होता है, साथ ही साथ जहां पर जरूरत होती है वहां पर दवा भी देनी आवश्यक होती है। तो दोनों की एक टीम वर्क जैसा काम करती है। अच्छा, तो साइकियाट्रिस्ट के पास हमें कब जाना चाहिए? देखिए, अगर हम मूलभूत समस्याओं में जाएं तो मन का लगातार दुखी रहना,
गुस्सा, चिड़चिड़ापन, व्यवहार में बदलाव, किसी व्यक्ति का एक फिक्स व्यक्तित्व तो होता है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। अगर उसके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्यवहार करने में, अपना काम करने में, याददाश्त में, दक्षता में, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, कोई काम बार बार करने की आदत है, ताले बार बार चेक करना, हाथ बार बार धुलना, ऐसा मन में डाउट होना कि कहीं हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, परिवार वालों की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, शक वहम की समस्याएं कि दो लोग कोई निकल रहा है, कोई हमारे बारे में तो बातें नहीं कर रहा है, कुछ लोग अकेले बड़बड़ाते बुदबुदाते हुए दिखाई देते हैं। नशे की जो समस्याएं हैं वो भी मनोचिकित्सा के अंडर में आती हैं, बिकॉज आप इस समय देख रहे होंगे नशे की बहुत सारी केसेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, चाहे शराब हो, गांजा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, अफीम हो या चरस हो, या बहुत सारे सूखे नशे भी हैं। बच्चों में अति चंचलता, जिसे हम ADHD कहते हैं, ऑटिज्म है, वहां पर आप मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत सारे डिसऑर्डर्स का समूह है मनोचिकित्सा में, जहां पर आप किसी भी मनोचिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। सत्यकांत जी, देखा गया है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाए बिना ही लोग सेल्फ डायग्नोस करने की कोशिश करते, क्या ऐसा करना ठीक है? देखिए, जहां कहीं पर भी आप विज्ञान के जितना निकट होंगे उतना चीजें आपके साथ में बेहतर होंगी। कई बार हमारे अंदर का जो डर है, हमारे अंदर का जो डिनायल है मानसिक रोगों के प्रति, वो हमें मजबूर करता है कि हम गैर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलें, क्योंकि वो चीजें हमें ज्यादा सूदिंग लगती हैं कि अरे मुझे तो अभी, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास में नहीं जा रहा हूं, मैं गूगल से मैं देख रहा हूं कि अगर डिप्रेशन है मुझे तो मैं टहल करके ठीक कर सकता हूं, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे OCD है तो मैं योग से ठीक कर सकता हूं। है वो खुद ही सॉल्व करने की। जी हाँ। तो यहाँ पर फिर एक गैर वैज्ञानिक पद्धति से इलाज इसका शुरू हो जाता है, जो कि मुझे लगता है पूर्णतः अनुचित है। आपको प्रोफेशनल से सलाह लेकर के ही उसके गाइडेंस में ही काम करना चाहिए। जी। आपके पास किस तरह के मामले फिर ज्यादा आते हैं? अगर ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं वो है एंजाइटी डिसऑर्डर का। एंजाइटी डिसऑर्डर में जो लक्षण होते हैं कई बार शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक होते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा कि वो दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या को लेकर के बहुत सारे हृदय रोग विशेषज्ञों के पास में जाते रहते हैं। दिल की धड़कन बढ़ी होना, मुंह सूखना, जोर जोर से हाथ पैर में थरथराहट होना, झुंझुनी सा महसूस होना, कई बार विचारों से घिरे रहना, बार बार वही बात दिमाग में आती है, घर वालों की चिंता लगे रहना, पूरे टाइम विचारों से घिरे रहना एंजाइटी डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है और ये सर्वाधिक देखा जाने वाला रोग है। इसके साथ ही साथ जो डिप्रेशन के मामले हैं वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने पहले बताया, मन का लगातार दुखी रहना, चिड़चिड़ापन, आत्महत्या के विचार आना, खुद पे ब्लेम करना, खुद गिल्ट में बने रहना, ऐसे भी केसेस बहुत कॉमन होते हैं। साथ ही साथ जो सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, जिसको आमतौर पर शक की बीमारी कहा जाता है, ये भी बहुत कॉमन है। OCD है, जिसमें बार बार हाथ धुलना, ताले चेक करना, बार बार वही विचार आना, ऐसे विचार आते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लक्षण हैं जो साइकेट्रिक के डिसऑर्डर में देखे जा सकते हैं, और वाइड अगर अपन बात करें तो लगभग सभी डिसऑर्डर काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक एंजाइटी डिसऑर्डर के ही पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। जी, पहले के दौर में देखा गया था कि मानसिक बीमारियां जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं हुआ करते थे, पर अब स्थिति बदल गई है। आपको क्या लगता है? पहले से चीजें काफी ज्यादा बदली हैं। इसमें दो कारण हैं विदिशा। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ा है, रिसर्चेस बढ़ी हैं, जागरूकता अभियान पहले से बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी काफी काम किया है, तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो वो लोगों का जो ग्रुप है वो डॉक्टर्स के पास में मदद ले रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है कि डिटेक्शन रेट बेहतर हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि जो आपाधापी भरा युग है, हमारी दिनचर्या है, कार्यशैली है, उसमें बदलाव की वजह से भी मानसिक रोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो डिटेक्शन रेट प्लस अवेयरनेस, ये एक बड़ा कारण है इस समय मानसिक रोगों को ज्यादा देखे जाने का, प्लस जो हमारी फॉल्टी लाइफ स्टाइल है। मेंटल हेल्थ किस एज में इसकी शुरुआत हो जाती है? कब एंजाइटी, डिप्रेशन होने लगता है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप केवल एंजाइटी या डिप्रेशन की बात करें तो जो सेकेंड डिकेड है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं जैसे ऑटिज्म है, तो यहाँ पर तो डिटेक्शन 3 से 4 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। OCD जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो 8 से 12 साल की उम्र में शुरू होता है। तो और बाकी ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है,
कोई भी मानसिक रोग किसी भी एज में शुरू हो सकता है, कुछ डिसऑर्डर्स को छोड़ करके, जैसे एडीएचडी ऑटिज्म है, हो सकता है डिटेक्शन बाद में हो, बट इनकी शुरुआत काफी पहले से हो जाती है। तो जो सबसे ज्यादा एज ग्रुप है जो मानसिक रोगों से प्रभावित है, अनफॉर्चुनेटली वो बेहद उत्पादक आयु वर्ग है। 20 से 50 साल के जो लोग हैं वो सर्वाधिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। जी, मानसिक बीमारियों के शिकार बच्चे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? काफ़ी ज़्यादा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। यहाँ पर जो स्कूल मेंटल हेल्थ है, वहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो जो बच्चे हैं बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, कंपैरिजन का शिकार हो रहे हैं, सोशल मीडिया में एडिक्ट हैं, उनका सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू। तो जो बच्चे हैं उनमें भी डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल एडिक्शन का भी शिकार हैं, जिसके चलते कई बार वो अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। कई बार हम इसको सामान्य बच्चों का व्यवहार या बदमाशी समझ करके, या ये तो ऐसे ही कर रहा है, पढ़ाई के लिए टाल मटोली कर रहा है, ऐसे करके हम टाल देते हैं। दैट इज नॉट राइट। बच्चों में भी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके बच्चे में ऐसे लक्षण हैं तो प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। जी। इसमें अगर मैं पेरेंट्स का रुख करूं तो देखा गया है कि बच्चे शैतानी करने पर माता पिता डांटने या मारने लगते हैं। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है? मुझे लगता है कि जो दंड देने की परंपरा है या प्रक्रिया है जो, वो काफ़ी बच्चों पर बुरा मानसिक प्रभाव डालती है। वहाँ पर बच्चों से अगर आपको डील करना है तो उचित संवाद ही सबसे बड़ा फाउंडेशन है। अगर आप बच्चों से बेहतर बातचीत करेंगे, समझा बुझा करके बात करेंगे, तो उनका मेंटल हेल्थ भी बढ़िया होगा, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अच्छा होगा। अदरवाइज मारपीट करने से बच्चों में सेल्फ एस्टीम पुअर होता है। ऐसे बच्चों में जो एडिक्शंस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, और ऐसे बच्चों में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी विकृत रूप ले सकता है। जी, मतलब बात करने से पेरेंट्स और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो सकती है। मेरे इसमें 3 रूल हैं। संवाद करें पहला रूल है, दूसरा रूल है संवाद करें, और तीसरा रूल है संवाद करें। सबसे बेहतर यही है। जी, 3 संवाद करें, ठीक है। और अगर पढ़ाई की मैं बात करूं तो पढ़ाई का भी प्रेशर बच्चों पर पेरेंट्स डालते नजर आते हैं। कंपेयर करने लगते हैं दूसरे बच्चों से कि अरे इसे तो 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं, तुझे क्यों नहीं मिले? तो आपको क्या लगता है पढ़ाई के प्रेशर को कैसे नियंत्रित करें? उन पेरेंट्स को आप क्या संदेशा दें? पेरेंट्स को चाहिए कि वो पढ़ाई को जीवन का एक अति सूक्ष्म, बहुत छोटा हिस्सा माने, क्योंकि आपके बच्चे का जो अस्तित्व है, उसका जो व्यक्तित्व है, और जो उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उसका कोई भी परसेंटेज या कोई भी उसके अंक। क्योंकि वो अंक हैं वो एक सीमित दायरे तक ही काम कर सकते हैं। ओवरऑल जीवन में शांति और जो खुशहाली है वो बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण से आ सकती है। इसके लिए आपको जो जीवन के दूसरे हिस्से हैं, जीवन दक्षता की, बच्चा तनाव को कैसे हैंडल कर रहा है, बच्चा पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहा है, बच्चे के ऊपर छीटाकछी की जा रही है उसको कैसे हैंडल कर रहा है, ये चीज़ें सिखाने पर, अच्छी पुस्तकों को सजेस्ट करने पर, अच्छा संवाद करने पर, महापुरुषों के बारे में बात करने से, दूसरे जो खेलों के लिए प्रमोट करने से, मुझे लगता है जो सर्वांगीण विकास है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इस बात से कि आप केवल नंबर पर और कंपैरिजन पर फोकस। जी, बिल्कुल सही बात कही। नंबर पर नहीं, बातचीत पर और उनके मतलब ग्रोथ पर फोकस किया जाए। आपने पहले बात की थी स्कूल में बुलिंग और रैगिंग की, उसी का रुख करना चाहूंगी। स्कूल में बुलिंग और रैगिंग, बॉडी शेमिंग का भी प्रभाव उन पर्टिकुलर इंसान के भविष्य पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। आपको क्या लगता है? बॉडी शेमिंग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। काला, गोरा, पतला, मोटा, लंबा, नाटा, उसके आधार पर बच्चों को नामों से बुलाया जाता है। ये बच्चे के दिमाग में आजीवन घर कर सकता है। लो सेल्फ एस्टीम का होना, पर्सनालिटी विकृत हो जाना, लोगों से कटे कटे से रहना, रिश्तों से विश्वास उठ जाना, फ्रेंड सर्कल डेवलप ना कर पाना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से आपका बच्चा जूझ सकता है अगर वो बुलिंग का शिकार हो रहा है। और बुलिंग का स्टार्ट हमेशा अपने घर से होता है।
बच्चा जो है वो लर्न करता है बुलिंग अपने घर से, कि वहाँ पर बुलिंग हो रही है, चाहे वो भाई बहनों में हो या माता पिता कर रहे हों, वही बच्चा सीखता है और वहाँ पर जाकर के एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जीवन काल में डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। भविष्य में भी इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते जी हाँ, जी हाँ, भविष्य में भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के फॉर्म में बुलिंग के इफेक्ट दिख सकते हैं। सरकार की तरफ से भी एक साइकेट्रिस्ट स्कूल में रहने की अनुमति की गई थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि स्कूल में साइकेट्रिस्ट का होना जरूरी है? निश्चित तौर पर स्कूल मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बड़ी मुझे लगता है प्राथमिकता होनी चाहिए सरकारों की, क्योंकि अगर फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर हम मानसिक स्वास्थ्य पर बच्चों के ध्यान दे देंगे तो न केवल बच्चा तात्कालिक रूप से बेहतर रहेगा, बल्कि हमारे देश को बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही खुशहाल, तनाव प्रबंधन में दक्ष नागरिक प्राप्त होंगे। इसलिए स्कूल मेंटल हेल्थ पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेस को डेवलप करना निश्चित तौर पर स्टेट का काम है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम फोकस करेंगे स्कूल के, तो बच्चों में मानसिक रोगों के प्रति कलंक का भाव भी। जी, खबरों में हाल ही में देखा गया है कि सुसाइड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वो भी बच्चे इस चीज का शिकार होते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? बच्चों में एक तो मानसिक रोगों का जो डिटेक्शन है वो पुअर है, लाइफ स्किल्स का अभाव है, जैसा कि मैंने बताया कि तनाव प्रबंधन उनके लाइफ में कैसा है, वो अपनी छीटाकशी को, अपनी जो उनकी कुशंसा हो रही है प्रशंसा के बजाय, उसको कैसे डील कर रहे हैं। दूसरा, बच्चों की आत्महत्या का जो ग्लोरिफिकेशन होता है वो भी संबंधित क्षेत्र में आत्महत्या की दर को बढ़ा देता है। इसलिए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। और सुसाइड एक ऐसी समस्या है जो 100% प्रिवेंटेबल है। तो उन सुसाइडल टेंडेंसी वाले इंसान को कैसे पहचाने? देखिए, इसमें व्यक्ति कटा कटा सा रहने लगता है, वो जीने मरने की बातें करता है और आत्महत्या के प्रति बहुत सारे भ्रम है, जिसमें एक सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो आत्महत्या की बात कर रहा है वो सुसाइड नहीं करता, जबकि है इसका उल्टा। जो व्यक्ति आत्महत्या की बात करता है उसके आत्महत्या करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, वो अपनी कीमती चीज़ें किसी को देने लगता है, उसकी दिनचर्या में बदलाव आता है, उसके रखरखाव में, खुद की केयर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं बातों बातों में उसकी एक नकारात्मकता झलकती सी है। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सुसाइड की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है या बातचीत है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और तत्काल इसमें आपको मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए ताकि सही समय पर उन्हें हेल्प मिले। जी सत्यकांत जी, सोशल मीडिया का एडिक्शन भी अब बढ़ गया है, इससे काफी प्रभाव दिमाग में पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जिन लोगों में अटेंशन डेफिसिट होता है, जिन लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, या जिन लोगों को एक अटेंशन सीकिंग प्रवृत्ति होती है, वो लोग सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा करते हैं। पहली बात तो ये होगी कि सोशल मीडिया का उपयोग क्यों बढ़ रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया का डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि हमको तुरंत किक मिलता है। मुझे घर परिवार में, अपने दोस्तों में कोई नहीं पूछ रहा है। मैंने अपना एक फ़ोटो पोस्ट किया पार्क में, नदी में टहलते हुए, घूमते हुए, मुझे उसमें हज़ारों लाइक मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैं एक वर्थफुल पर्सन हूँ, मेरी कोई वर्थ है, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। तो वो मेरी कंडीशनिंग करता है, मैं दूसरे पोस्ट डालता हूँ उसमें और मुझे लाइक्स और शेयर मिलते हैं, मुझे और अच्छा लगता है। तो सेकेंडली ये भी बिहेवियर बढ़ता जाता है। लेकिन इसके कारण हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की आदतों में बदलाव, इन सब का बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। इसका भी जो एडिक्शन है वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता जा रहा है और कई बार हम बुलिंग के और एब्यूजेस के भी शिकार हो रहे हैं। तरह तरीके का जो समाज बदल रहा है, हमारे पास साइबर बुलिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। जी, तो जैसे सोशल मीडिया की आपने बात कही, तो ये लोग, आपको नहीं लगता कि रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट होकर ये भ्रमिक लाइफ ज्यादा जी रहे हैं सोशल मीडिया के तौर पर? नहीं, इसको जैसा मैंने बताया, आप कारण में देखिए कि यहाँ पर मुझे रियल वर्ल्ड में आप मुझसे बात करने के लिए रेडी नहीं हैं, मेरा आप सहयोग करने के लिए रेडी नहीं हैं। तो जहाँ पर उसे आश्रय मिलता है तो इसको कॉज में देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं जरूर होंगी जो उसे वास्तविक वर्ल्ड में नहीं हैं और रियल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड में मिल रही हैं। लोग रियल वर्ल्ड में जज कर रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में कोई जज नहीं कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है उसको यूज करने का। तो हमें एक पर्सन को जज किए बिना समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है।
जब तक हम कारणों के एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम इसमें जो उचित उपचार है या उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या हमारी ही कोई चूक हो रही है, हम दूसरों को समझने में कोई गलती कर रहे हैं? हम एक समाज के रूप में काफी ज्यादा विकृत मानसिकता को डेवलप करते जा रहे हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं। या तो मैं अपनी बात करूंगा या ब्रह्मांड की बात करूंगा। जो बीच का स्टेज है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी जो है वो पुअर होती जा रही है। तो एक समाज के रूप में संगठित होने के लिए हमें प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सहिष्णुता, इन जो गुणों की है प्रैक्टिसेस को बढ़ाना होगा। वो समाज में कहाँ से आएगा? आध्यात्मिक गुरुओं का रोल होगा, मीडिया का रोल होगा, मनोचिकित्सकों का रोल होगा, पाठ्यक्रम का रोल होगा। मिलजुल करके काम करने से ही ऐसे भावों को फिर से लाया जा सकता है, या मैं कहूँ विकसित किया जा सकता है। जी सत्यकांत जी, देखा गया है कि जिनके माँ बाप वर्किंग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको अटेंशन मम्मी पापा का नहीं मिलता, वो प्यार फिर दूसरों में ढूंढने लगते हैं। तो उन बच्चों को क्या बोलेंगे और पेरेंट्स को क्या संदेश? देखिए, पेरेंट्स को, अगर ये वर्किंग पेरेंट्स हैं तो हमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसा आपने बताया कि वो कहीं और ढूंढने लगते हैं, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें लाइफ स्किल ट्रेनिंग करनी होगी कि हमारा कार्य करना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग कार्य पे जा रहे हैं। चाहे वो आर्थिक कारण हो सकते हैं, परिवार के विकास के कारण हो सकते हैं, या दोनों की स्किल्स हो सकती हैं जो कि देश के लिए ज़रूरी हैं। तो बच्चों के मन में एक गिल्ट जैसा या उन्हें एक एडवांटेज जैसा फील नहीं होना चाहिए कि यार चूंकि मेरे माँ बाप वर्किंग है तो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। बच्चे के मन में यह भाव जाना चाहिए कि माता पिता वर्किंग है क्योंकि देश के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। दूसरा, माता पिता को भी गिल्ट पेरेंटिंग से बचना होगा। आप काम करके कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपने जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो बच्चे में ये भाव नहीं लाएं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा प्यार नहीं दिखाएं कि गिल्ट पेरेंटिंग में आप कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे के मन में अगर ये आया कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे भी पर्सनालिटी में बहुत विकृति आती है और नाना प्रकार के जो व्यवहारिक प्रवृत्तियां हैं उनमें दोष उत्पन्न होते हैं। जी, अटेंशन नहीं मिल पाने की वजह से, चलिए प्यार तो ठीक है, पर डिप्रेस भी हो जाते हैं कि मतलब मैं बात मम्मी पापा के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी बात ही कोई नहीं सुन पा रहा, डिप्रेस हो जाता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, आपने जो मैंने पहले बताया कि संवाद जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब बातचीत का जो स्तर है, बातचीत की जो सहजता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे से बातचीत कैसे कर रहे हैं, बच्चे को कितना स्पेस दे रहे हैं, बच्चा मेरे सामने कितना सहज है बातचीत करने में, वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। एंजाइटी अटैक क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे इसकी पहचान करें? देखिए, एंजाइटी अटैक में दिल की धड़कन बढ़ी रहना, मुंह सूखना, बार बार हाथ पैर थरथराना, चक्कर खा के गिर जाना, बहुत सारी जांचें कराने के बाद भी कुछ उसमें विशेष समस्याएं ना आना, दिन भर विचारों से घिरे रहना, उन विचारों के सामान्य भाषा में कहें तो गुलाम सा बन जाना, वो उन पर हावी हो जाते हैं उनकी लाइफ के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप बेहतर से नहीं निभा पाते, अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते और अच्छे से उन्हें नींद भी नहीं आती। तो एंजाइटी डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा डोमेन है, इसे एक दो लक्षणों में सीमा नहीं दी जा सकती। जी जी सर, आपने एंजाइटी अटैक की अभी बात की, फिर पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक एंजाइटी डिसऑर्डर का ही फॉर्म है। इसमें ऐसा लगता है कि सीना पूरा चोक हो गया है, गला चोक हो गया है, सांस नहीं आ रही है और व्यक्ति को लगता है कि उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो मर ही जाएगा, इतना सीवियर होता है। और ये एक फेजिक मैनर में होता है, बहुत तेजी से इसके लक्षण बढ़ते हैं और बहुत ही तेजी के साथ में नीचे आते हैं। तो ये देखा गया है कि अक्सर ऐसे लोग इमरजेंसी विजिट बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन रात में उन्हें ऐसा लगता है हार्ट फेल हो रहा है, वो जांचों की रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी जांचें नॉर्मल आती हैं और डॉक्टर टू डॉक्टर वो घूमते रहते हैं। ऐसा ये भी देखा गया है कि पैनिक अटैक के जो रोगी होते हैं उनमें स्मोकिंग भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई गई है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डिसऑर्डर का बहुत वैज्ञानिक उपचार संभव है और लोगों को इस डिसऑर्डर से मुक्ति मिल जाती है। स्मोकिंग वगैरह की बात मैं बाद में भी करूंगी। इनफैक्ट अभी मैं पूछना चाहूंगी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति का जो फोकस है वो एक जगह पर नहीं बन पाता
वो भीड़ में सभा में अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाता, उसके अंदर बोलने का प्रेशर होता, तपाक से वो रेस्टलेस रहता है, अपनी चीज़ें छोटी छोटी घुमा देना, पर्स घुमा देना, चाबी घुमा देना, बच्चों में बात करें तो पेंसिल घुमा देना, कॉपी भूल जाना, पते भूल जाना, और कहीं कुछ रखा है वो भूल जाना, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है। और इन लोगों में सोशल मीडिया एडिक्शन की या गैजेट एडिक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके साथ में देखा गया है, और ऐसे बच्चों को घर में बहुत ज़्यादा शैतान माना जाता है। वो मारपीट के शिकार होते हैं कि बच्चा बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा सक्रिय, एक जगह बैठता नहीं है, वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता, और स्कूल से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो ये लक्षण अगर दिखाई दें तो आप मनोचिकित्सक से संपर्क करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जी। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है साइकेट्री का मुझे लगता है सबसे कठिन डिसऑर्डर है। सभी मनोचिकित्सकों के लिए बड़ा चैलेंज रहता है क्योंकि इसमें भावों के उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते हैं। तत्काल बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाना या बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी की महानता का बखान करना, उसी व्यक्ति की बेहद आलोचना करना। तो ये लोग ब्लैक एंड वाइट शेड में होते हैं, ये ग्रे नहीं देख पाते। या तो कोई इंसान बहुत अच्छा है या फिर बहुत ही उससे बुरा कोई इंसान नहीं है। किसी से लगाव है तो बहुत ज़्यादा लगाव है जो कि बहुत ही टॉक्सिक लेवल का है, और किसी से अगर उसकी भर्त्सना करनी है, उसकी आलोचना करनी है तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। तो इसमें भावों का उतार चढ़ाव बड़ा प्रॉब्लम होता है। खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्रोध पर ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी जरा सी आलोचना को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके खुद के जीवन में, इनके परिवार के लोगों में, और ख़ासकर निजी संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में बड़ी समस्या होती है। और कई बार इनमें संबंधों में अलगाव, बहुत सारे ब्रेकअप्स, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना बहुत कॉमन बात होती है। जी। अल्कोहल स्मोकिंग के मामलों में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये हमारी मेंटल हेल्थ को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं? सीवियरली, बहुत ज़्यादा। जो मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट्सेल्फ इनसे डिप्रेशन हो सकता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी तरफ से देखें तो जिनमें एंजाइटी डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन होता है या डिप्रेशन कॉमन होता है, उनमें ये प्रवृत्ति होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, और ये गंभीर मानसिक रोग है। लेकिन हमारे समाज में नशे को बुराई ज़्यादा समझा जाता है बजाय कि एक मानसिक रोग के। और इनकी जो डिपेंडेंसी है या जो शुरुआत है वो कई बार पीयर प्रेशर में होती है। हम अपने साथियों को कूल दिखने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, और इस समय बड़े शहरों में अल्कोहल और सिगरेट के पैरेलल ही कैनाबिस, वीड या गांजे का उपयोग शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इसका भी सेवन कर रहे हैं, जो कि मस्तिष्क पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। जी जी। देखा गया है कि वीड जो लोग कंज्यूम करते हैं वो काफी स्लो होते जाते हैं। उनका जो अभी की जो जिंदगी चल रही है, हाँ, वो अपने दोस्तों से कई गुना पीछे चलते हैं, या उनकी मेंटल लाइफ कुछ और ही चलती है। आपका क्या कहना? ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। खासकर जो गांजा है वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है, और ये तात्कालिक रूप से हमें इलेटेड फील कराता है। हमें लगता है कि हम संसार के सबसे अच्छे प्राणी हैं, सबसे बलशाली, सबसे खुशहाल प्राणी हैं, और समाज से डिसोसिएट करके रखता है। तो क्षणिक तौर पर हमें बेहतर महसूस होता है, जिसकी वजह से हम इसके एडिक्शन में के शिकार हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेसेंट है, ब्रेन को डिप्रेस करता है, आपकी पर्सनालिटी को विकृत करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को पुअर करता है, फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन और मेमोरी सबका लॉस करता है, जिसकी वजह से न केवल शारीरिक नुकसान बल्कि सोशल नुकसान भी होते हैं। आपके रिश्तों की अनबन शुरू हो जाती है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या आपके माता पिता भाई बहनों से या अड़ोसियों पड़ोसियों से या कार्यालयीन स्तर पर। तो गांजा जो है वो CNS डिप्रेसेंट है, और आपके ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो सर्वाधिक नुकसान है वो है साइकोसिस के फॉर्म में। ये हमें भ्रम की दुनिया की में ले जा सकता है।
जी, मेडिकली पर देखा गया है कि मतलब एक डॉक्टर ने भी कहा था कि ये सेहत के लिए अच्छा होता है, पर इसे ज्यादा कंज्यूम करना सेहत के लिए हानिकारक। देखिए, कहीं से कहीं तक ये सेहत के लिए यूजफुल नहीं है। कोई भी लिटरेचर है। इसका सपोर्ट नहीं करता। अगर कई भ्रांतियां होती हैं कि किसी किसी देश में ये लीगल है। लीगल का ये मतलब नहीं है कि ये बाजार में मिल रहा है, सब्जी की दुकान में मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि जो मेडिसिनल पर्पसेज हैं वहां पे यूज किया जा सकता है रोग के लिए। नॉर्मल रूटीन का इसे हिस्सा ना बनाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिएशन के लिए मैं यूज करता हूं। दैट इज नॉट एट ऑल राइट। किसी भी प्रकार से ये आपके शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता। पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक जिन्हें आता है, उनको उनकी पुष्टि कैसे करें, और अगर जिन्हें भी पैनिक अटैक आ रहा है या एंजाइटी अटैक आ रहा है तो उन्हें कैसे संभालें? देखिए, पुष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पुष्टि की बात में इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए इसके डायग्नोसिस के फिक्स क्राइटेरिया हैं जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मैनुअल है और आईसीडी कहता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। उसमें इन सब की डेफिनेशंस हैं और प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं कि ये लक्षण इतने दिनों तक होता है, तभी हम उसमें डायग्नोस करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि ये समझें कि ये मानसिक रोग है जिसका उपचार संभव है और जिसके लिए हमें प्रोफेशनल सलाह लेनी है। खुद से उसमें ट्रीटमेंट नहीं करना उचित होता है। डॉक्टर आपकी प्रॉपर जांच करके आपको आपकी बीमारी के हिसाब से दवाएं देते हैं जिससे आप बेहतर होते हैं। जी, सैडनेस, डिप्रेशन, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, नॉर्मल सैडनेस होना बहुत ही कॉमन बात है। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसमें हमें दुख हो सकता है, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन की डायग्नोसिस तब होती है जब हमें, जैसा कि मैंने पहले बताया, लगातार 14 दिनों से ज़्यादा मन का दुखी रहना या क्रोधित रहना, जिन कामों में मेरा पहले मन लगता था उन कामों में इंटरेस्ट नहीं रह जाना, पूरी की पूरी आसक्ति का अनुभव करना कि मेरे अंदर कोई किसी भी प्रकार का पावर शक्ति बची ही नहीं है, साथ ही साथ आत्महत्या के विचार आना, नींद की आदतों में बदलाव, ये सब गुण हैं, तब हम डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन और सैडनेस में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आमतौर पर क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल समस्याएं उसकी सैडनेस डिप्रेशन के रूप में ट्रीट हो रही है और जो वास्तविक रूप में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। जी, सैडनेस और डिप्रेशन का आखिरी पड़ाव कहीं ना कहीं सुसाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपनी बात नहीं रख पाते तो वो सुसाइड कर लेते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तनाव प्रबंधन में आपको दक्ष होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं पिछले 10 सालों से एक अभियान चला रहा हूँ, जीवन को कहें यहाँ से यस टू लाइफ। इसमें हम ये बात करते हैं कि हमारे लिए जीवन जीना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें केवल स्वाभाविक मृत्यु का इंतजार करना है। क्योंकि जीवन हमें, सबसे पहली बात तो अगर हम आध्यात्मिक बात करें तो जीवन में हमें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना। यहाँ तक कि कोई भी धर्म जो है वो आत्महत्या को प्रमोट नहीं करता है। सभी धर्मों में आत्महत्या को गलत ठहराया गया। दूसरा, ये जो जीवन है, आत्महत्या जब हम करते हैं तो केवल आप नहीं मरते हो, आपके साथ में आपके फैमिली मेंबर्स जीते हुए मरते जाते हैं। लाइफ टाइम वो डिप्रेशन, एंजाइटी के भी शिकार होते हैं। दूसरा, आत्महत्या का जो विचार आना है वो बहुत ही तात्कालिक है, किसी स्थिति या किसी मानसिक रोग का परिणाम हो सकता है। हो सकता है आज आप मरना चाहें, लेकिन हो सकता है कल आप जीना चाहें, तब आप रहेंगे ही नहीं। इसलिए जब कभी भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो अपनों से बात करें। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, मनोचिकित्सक से सलाह लें। लगभग 50% कारणों में मानसिक रोगों की बड़ी भूमिका होती है आत्महत्या के विचार आने में या करने में। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आत्महत्या के विचार आना, कहीं से कहीं तक आप उसको में एग्जीक्यूट नहीं करना है, हेल्प लेना है, छिपाना नहीं है, शर्म का विषय नहीं है, कलंक का विषय नहीं है। अपनों से बात करिए, मनोचिकित्सक से परामर्श लीजिए। हेल्प की बात कही, हेल्प तो वो मांग नहीं पाते, तो हमें ही कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। उनके इसमें कोई सिम्टम्स तो होंगे कि नहीं, मतलब डिप्रेस है, बात नहीं कर पा रहा है, तो ये सिम्टम्स कैसे होते हैं? आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो व्यक्ति कटा कटा सा रहता है, अपनी कीमती चीज़ें किसी को देने लगता है, जीने मरने की बातें करता है, नशे का सेवन या तो शुरू कर देता है या नशा कर रहा होता है तो उसके डोजेस को काफ़ी बढ़ा देता है। अब और बातों बातों में कहीं ना कहीं उसके एक निराशा का भाव आप देख सकते हैं। आप उससे संवाद करें, बातचीत करें और नज़दीकी मनोचिकित्सक से परामर्श लें ताकि 100% प्रिवेंटेबल जो कॉज है डेथ का, उसको रोका जा सके। जी, आखिर में कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए? मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य का एक हिस्सा है। इस स्वास्थ्य के इस हिस्से में भी समस्याएं होना बहुत ही कॉमन है।
डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, सबके वैज्ञानिक आधार हैं, सबके वैज्ञानिक उपचार हैं। अपने नजदीकी मनोचिकित्सक से परामर्श लें। मानसिक रोग होना किसी भी प्रकार से कलंक का विषय नहीं है। ये आपके ओहदे, आपकी आर्थिक संपन्नता, आपके शैक्षणिक स्तर से परे हैं। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। मानसिक रोग का इलाज लें। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग विश्व में इसका इलाज लेकर के अपना जीवन बेहतर ढंग से जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रोडक्टिव हैं, अपने देश के लिए प्रोडक्टिव हैं और जीवन को कह रहे हैं हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यकांत जी हमारे इस खास प्रोग्राम बात सेहत की में जुड़ने के लिए। थैंक यू टीवी 27 कि आपने मानसिक स्वास्थ्य जैसे इग्नोर्ड मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया। मैं आशा करता हूं कि आप मानसिक स्वास्थ्य पर हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस बात सेहत की प्रोग्राम में हमारे साथ ये थे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, वरिष्ठ मनोचिकित्सक। अभी के लिए आज केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही आप देखते रहे T27 न्यूज MPCG डिजिटल। और भूलेगा नहीं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें यानी कि TV27 न्यूज MPCG डिजिटल को सब्सक्राइब और फॉलो करना। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।